हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ए बी 97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम एनसीईआरटी 10th क्लास हिस्ट्री, भारत और विश्व समकालीन, ये जो इसका अध्याय नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये हम डिस्कशन कर रहे थे। और इस पिछले क्लास में जो हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत हो हमने डिस्कशन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1930 से होती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक यात्रा होती है नमक की। जो नमक की यात्रा होती है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की जाती है साबरमती आश्रम से। और जो यात्रा जो ख़त्म होती है वो गुजरात के दांडी जगह पे ये यात्रा ख़त्म होती है। और इसमें नमक का जो कानून तोड़ के इस यात्रा को समाप्त किया जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो नमक यात्रा है, ये कितने किलोमीटर दूरी की जाती है? 240 किलोमीटर। और कितने 24 दिन में ये यात्रा पूरी होती है। हर रोज़ाना 10 मील ये यात्रा करते हैं। और कितने वॉलेंटियर थे? 78 वॉलेंटियर शामिल होते हैं। और हमने देखा सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और आज हम डिस्कशन करेंगे लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। जो साथी इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आज की सेशन को हम शुरू करते हैं, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। हाँ, आइए देखेंगे विपरीत जो देखेंगे सिविल नाफरमानी या सैन्य अवज्ञा आंदोलन में क्या है। सैन्य जो अवज्ञा आंदोलन में, सैन्य अवज्ञा आंदोलन का नाम क्या? सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी या सैन्य अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे? कि जो नाफरमानी है, सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें कौन से सामाजिक समूह के लोग थे? आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया? उनके आदर्श क्या थे? उनकी स्वराज के क्या मायने थे? वो हम आज डिस्कशन करेंगे। कि गांव में संपन्न किसान समुदाय कौन थे? समुदाय किसान समुदाय, जैसे गुजरात के पट्टीदार उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। कि गांव के संपन्न किसान समुदाय गुजरात के पट्टीदार उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। कि फसलों की में क्या था? फसलों जो है 1926 और इस दौर में 22-26 के दौर में क्या है, किसानों की जो खेती की जो आमदनी थी वो बहुत ही कम हो गई थी। और सूखे के कारण भी हो रही थी। और टैक्स वो ज़्यादा लिए जा रहे थे, जिससे किसानों की जो हालात था वो बहुत ख़राब थी। और इस कारण वो जब उनकी नगद आय ख़त्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन था, क्योंकि नगद आय भी ख़त्म हो रही थी तो वो लगान कैसे चुका सकते थे। तो ये भी बहुत ही नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। सरकार कह रही हम तो जो जितना टैक्स ले रहे हैं वो उतना ही लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं है कि जो आय हो रही है, नहीं, टैक्स तो लेंगे ही। तो इसलिए जो किसानों की जो हालत था बहुत ही ख़राब थी। चारों तरफ असंतोष था। चारों तरफ क्या था? असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। जो किसान भी है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्यों लिया? किसानों की जो हालात था बहुत ख़राब थी। और जो टैक्स लिया जा रहा था उस पे कोई कमी नहीं की गई। और जितना टैक्स पहले लिया जा रहा था उतना ही लिया जा रहा था। इसलिए किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया। और किसानों ने अपने समुदाय को, जो किसान वर्ग थे, उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया। और कई बार अनिच्छित सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर भी किया। और उनके लिए स्वराज की लड़ाई
भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। जो स्वराज की जो लड़ाई थी वो किसके लगान के खिलाफ थी, और इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। लेकिन जब 1931 में लगानों के घट्टे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, क्योंकि 1931 में किसान तो आए थे, किस लिए? किसान आए थे कि लगान को कम किया जाए। लगान इनका जो ऐसे होगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें भाग लेने का जो कारण था किसानों का, वो लगान था कि लगान कम करे और हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेंगे, इसका विरोध प्रदर्शन कीजिए। जब महात्मा गांधी 1931 में लॉर्ड इरविन के साथ एक हस्ताक्षर करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन है मार्च 1931 में वापस लेते हैं, परंतु जो किसान जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे तो उनका जो लगान है वो कम नहीं हुआ अभी तक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में वापस ले लिया गया था। उन्हें बड़ी निराशा हुई किसानों को, क्योंकि जो उनकी बात थी वो तो पूरी हुई नहीं, और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया लॉर्ड इरविन के साथ एक हस्ताक्षर या दस्तखत करके। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का जो कारण है वो क्योंकि गोलमेज सम्मेलन होगा लंदन में, इसमें महात्मा गांधी है वो शामिल होंगे और ये एक समझौता होता है, और महात्मा गांधी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, क्योंकि 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहाँ उनकी कुछ बात नहीं मानी गई, ना ही बात रखने दी, तो ये निराश होकर वापस आ गए महात्मा गांधी, और 1932 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो उनमें बहुत से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि पहले जो उनकी बात हुई थी कि लगान को कम करें, ये तो बात मानी नहीं, और 1931 में किसानों के बात को बिना कम हुए लगान कम नहीं हुआ, इस कारण महात्मा गांधी ने 1932 में फिर दोबारा शुरू किया कि इस बार हमारे साथ वही साथी जो पहली बार जो किसान आए थे वो भी साथ हो गए, परंतु महात्मा गांधी जी को पता नहीं था, क्योंकि उनकी जो बात थी उनके बिना ही वापस 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो बहुत से किसानों ने उनका साथ नहीं दिया। गरीब किसान के लगान में कमी नहीं चाहते थे, तो उनमें से बहुत से सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते। जो पट्टे पर जो जमीन लेकर वो खेती करते थे, जो पट्टा है ठेकेदारी है उस पे, तो महाबंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी। छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वो चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन भी हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों कम्युनिस्टियों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इस कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे थे। एक है क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम यौन नैवेद्य के रूप में लाएं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता है कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता, कि अंग्रेजों के खिलाफ है संघर्ष अहिंसा के लिए जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 की बात है, दिल्ली में स्थित फिरोजा कोटला मैदान का दिल्ली में, और कब की बात है 1928 में एक बैठक होती है। इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कभी थी? 1928 में। HSRAM हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना फिरोजा कोटला के मैदान दिल्ली में 1928 में स्थापना हुई थी, और इस नेताओं में भगत सिंह, चंतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HRA हिंदुस्तान
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निराश बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव है असेंबली पे बम फेंका था। कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इस पे बम किसने फेंका था? 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का भी प्रयास किया था जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। लॉर्ड इरविन जब यात्रा कर रहे थे 1929 में, तो उसकी ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किसने किया था? जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। जिस समय भगत सिंह का मुकदमा चला उन्होंने फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? क्योंकि लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे तो उसे ट्रेन से उड़ाने का प्रयास किया था। और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 23 साल थी। फांसी दी गई थी, कितनी उम्र थी? 23 साल थी। अपने मुकदमों के दौरान भगत सिंह ने कहा कि बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते। ये किसके वाक्य थे? भगत सिंह के वाक्य थे, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ये जो कथन थे भगत सिंह के थे। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है और जनता का सर्वोपरि सत्ता की स्थापना का श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्श के लिए, इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाए हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौन निवेद के रूप में भी लाए हैं, क्योंकि इससे महान आदर्श के बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति की आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। ये इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? भगत सिंह का। और एक बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं, भगत सिंह का कथन था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान 6 जून 1929 दिल्ली। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज जगमोहन सिंह चमनलाल से उद्धृत राजकमल पेपरबैक्स दिल्ली 2005। और जो हमने पढ़ रहे थे लोगों ने कैसे आंदोलन में भाग लिया, इसमें देखा हमने किसान है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों भाग ले रहे थे कि उनका जो लगान है वो कम कर दिया जाए। परंतु महात्मा गांधी ने 1931 में वापस ले लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा 1932 में ले लेते हैं, वापस आंदोलन शुरू करते हैं 1932 में। तो किसान उनके साथ है वो शामिल नहीं होते, क्योंकि कुछ किसान है वो शामिल नहीं होते, क्योंकि 1931 में बिना पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हैं इसी कारण। फिर आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपति ने भारी मुनाफा कमाया था। कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीय व्यापारियों ने और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वो ताकतवर हो चुके थे। और अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी जो व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वो विदेशी वस्तुओं की आयात से सुरक्षा चाहते थे। जो विदेशी वस्तुओं का जो आयात हो रहा था उससे सुरक्षा चाहते थे। और रुपया जो सटलरिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलना चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया था। कि 1920 में किसका गठन किया था? भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड
कमर्शियल कांग्रेस 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ये 1927 में स्थापना हुई थी। पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जी.डी. बिड़ला जैसे माने जाने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन जो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। सिविल नाफरमानी आंदोलन कौन सा है? तो हमारा आंसर आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 19 जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1927। इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखना चाहते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी, व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया, क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें विफलता होती है। इस विफलता के बाद व्यावसायिक संगठन के उत्साह भी हुआ तो कम पड़ गया। उग्र गतिविधियों का भय था कि वह लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सैन्य आंदोलन से नागपुर के अलावा कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जो औद्योगिक श्रमिक है वो नागपुर के अलावा कहीं भी हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, उद्योगपति किसके नज़दीक आ रहे? कांग्रेस के, तो मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। और फिर भी कुछ मजदूरों ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1920 में रेलवे कामगारों, 1932 गोदी कामगारों की जो हड़ताल हुई। 1930 छोटा नागपुर की तीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इस उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे, साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन। सिविल जो नाफरमानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बहुत बातें सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्हें जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया और विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जो कि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका इस हिसाब का मतलब ये नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था घर चलाना, चूल्हा चौका करना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ये औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में यही दिलचस्पी थी। सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम डिस्कशन करते हैं। 1918 से 1929 बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते रहे। जो हमने पहली जो क्लास थी उसमें डिस्कशन किया था कि जो बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं, और वो एक कौन से थे? फिजी में एक मजदूर संगठन के थे। और 1929 में रोल्ट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? रोल्ट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जनवरी 1921 असहयोग आंदोलन, खिलाफ आंदोलन शुरू। फरवरी में चौराचारी गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब होता है? 1921 में शुरू होता है और जो असहयोग आंदोलन है 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित होता है और फरवरी 1922 में चौराचारी गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 1924 में अलूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में कौन सा अधिवेशन होता है जी? लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें क्या मांग रखी थी? कांग्रेस ने मांग रखी कि पूर्ण स्वराज की। 1930 में अम्बेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। जो एसोसिएशन की स्थापना है कब होती है? 1930 में। कब होती है जी? 1930 में होती है। किसके द्वारा? अम्बेडकर के द्वारा की जाती है। 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। 1930 में किसका उल्लंघन करते हैं? नमक का। कहाँ करते हैं जी? दांडी। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं और मार्च 1931 में गांधी जी आंदोलन है वो वापस लेते हैं। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होता है। जो सविनय अवज्ञा की जो सीमाएं थी वो क्या है? सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि जो अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म करके बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया वो अपना हृदय परिवर्तन करे और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का हल अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषद को लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में ये बात खास तौर से दिखाई देती कि जहाँ उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। तो महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा की जो सीमाएं में महात्मा गांधी ने अछूत जो दलित वर्ग उनके बारे में ये कहा कि जो इनके भी जो छुआछूत है जो अछूत है ये क्या है? हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया है। जो अछूतों को महात्मा गांधी ने किसकी संतान बताया? ईश्वर की संतान बताया है। और इनके बिना जो ये क्या है जो अस्पृश्यता का पाप छोड़े बिना एक राष्ट्र है एक राज्य के रूप में वो नहीं हो सकता। और वो खुद है मेला ढोने के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद क्या करते? शौचालय साफ करने लगे। ऊंची जाति को आह्वान किया कि अपने हृदय परिवर्तन करें, अपना हृदय है वो परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलित नेता क्या थे? इन समुदायों की समस्या का अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने कब की बात है जी? 1930 में। कब की बात है? 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किनका विरोध हुआ था? महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी का। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली
ब्रिटिश सरकार ने किसकी मांग मानी थी? अम्बेडकर की। तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। गांधी जी किस पर आमरण अनशन पर बैठ के उनका मन था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनकी एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। कि जो दलितों के लिए क्या है, अलग से निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। इस व्यवस्था में समाज में एकीकरण की जो भावना है वो धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। पूना पैक्ट कब होता है? यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम कंपटीशन के लिए भी, कि पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में। किन किन के बीच होता है? महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच। किस लिए होता है? क्योंकि अम्बेडकर चाहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र है वो दलितों के लिए अलग हो। महात्मा गांधी चाहते हैं ऐसा ना हो, क्योंकि इससे एकीकरण की जो भावना है वो प्रक्रिया वो धीमी पड़ जाएगी। तो इसलिए महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है, वो होता है पूना पैक्ट, और 1932 में होता है। इसमें दलित वर्गों के, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता था, दलित वर्ग है उनको किस नाम से? अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। प्रांतीय केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद में जो पुनः पैक्ट होता है उसके बाद के आरक्षित सीटें मिल गई। दलित वर्गों का नाम अनुसूचित जाति के नाम से जाना लग गया। और हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में होता, उनका मतदान किस में होता? सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन ने भी सविनय आज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। ऐसे और खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस में कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। ऐसे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा था कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभा में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि, कौन है मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण नेता? कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। अगर मुसलमानों का केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दी जाए तो मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। कि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें हैं वो दी जाए, और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधि के सवाल पर यह बहस मुबाहिस हिस्सा चल ही रहा था कि कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई थी। कौन सा सम्मेलन हो रहा था 1928 में? सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. ने ये समझौता था इस पर खुलेआम निंदा की थी, जिससे मुद्दे के समाधान की सारी संभावना है वो समाप्त हो गई थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, और बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत के अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, 1935 का ये चित्र है।